कांग्रेस जब और जहां सत्ता में होती है, सरकारी संसाधनों का जमकर दुरुपयोग करती है। इसी किस्म के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए तुरंत 1 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस की पोल भी खुल गई कि वो सत्ता में आने के बाद सरकारी खजाने का अपने हित में कैसे दुरुपयोग करती है। कोर्ट ने कहा कि पार्टी ने 1981 से 1989 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहने के दौरान राजनीतिक रैलियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन की बसों का इस्तेमाल किया था, जिसका भुगतान तब से अब तक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 4 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा, ये तय होना चाहिए कि इस मामले में किस हद तक सरकार की जिम्मेदारी बनेगी और किस हद तक राजनीतिक दल की। अगर राजनीतिक दल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसे उस करार के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कुल 2 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि विवादित है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राशि का विरोध करने के लिए यदि आप दीवानी मुकदमा दायर करते हैं तो निर्णय आने में 20 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद पहली अपील, दूसरी अपील और अन्य कार्यवाही होगी। इसके बजाय हम याचिकाकर्ता की वास्तविक देनदारी निर्धारित करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने के बारे में सोच रहे हैं। पीठ ने कहा कि प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वह प्रदेश कांग्रेस को कुल बकाया की एक निश्चित राशि जमा करने का निर्देश देगी। पीठ ने कहा कि शुरुआत में हम आधी राशि जमा करने का आदेश देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि 1 करोड़ रुपए प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने साल 1998 में दायर एक रिट याचिका के सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें प्रदेश कांग्रेस ने लखनऊ सदर के तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी। ये कार्यवाही उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के कहने पर शुरू की गई थी। इसमें किया गया दावा कि प्रदेश कांग्रेस पर 2 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि बकाया है और वो इसे वसूलने के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने इसमें विभिन्न बिलों और पथ परिवहन निगम के 2 अप्रैल 1981 के एक पत्र का संज्ञान लिया। इस पत्र में कहा गया कि 16 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किसान रैली आयोजित की थी, जिसके लिए उसके बसों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें बसों का किराया 6,21,000 रुपए से अधिक बकाया है। इसी तरह 16 दिसंबर 1984 को एक अन्य पत्र में कहा गया था कि 19 नवंबर 1984 को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आने जाने वाले लोगों को वाहन का इस्तेमाल कराया गया था, जिसका किराया 8,69,000 रुपए बाकी है। इस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 महीने के भीतर 2 करोड़ 66 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो परिवहन निगम को देय तिथि से 5% ब्याज के साथ 3 महीने की अवधि के भीतर 2 करोड़ 66 लाख रुपए का पूरा भुगतान करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनीष कुमार और जस्टिस विवेक चौधरी की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया था। इस पर कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा था कि ये रकम राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर और याचिकाकर्ता को राजनीतिक दबाव में लाने के इरादे से वसूली जा रही है। इस पर अदालत ने कहा था कि परिवहन निगम ने उन्हें बिल दिए थे, लेकिन 25 से 30 साल से भुगतान लंबित रखा गया। अदालत ने यह कहा था कि बिल का भुगतान करने से नहीं बचा जा सकता, ये राजनीतिक बदला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल के नेताओं को जमानत नहीं मिल रही, लेकिन कैसे भी अंतरिम जमानत बाहर आने के लिए कोई जेल के बाथरूम में बार बार गिर जाता है, किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना होता है, अब एक को बवासीर हो गया है, उसे अंतरिम जमानत की जरूरत आन पड़ी है, कोर्ट के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। असल में ये मामला शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार नायर का है। विजय नायर केजरीवाल से शराब कारोबारी की बात करवाई गई थी और अरविंद केजरीवाल ने फोन पर उससे कहा था कि विजय नायर मेरा अपना आदमी है, आप उसके साथ आगे बढ़ो। उसी विजय नायर को बवासीर हो गया है तो दिल्ली में एक अदालत ने उसे 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। नायर शराब घोटाला मामले में आरोपी है और 14 महीनों से जेल में बंद है। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने कहा कि याचिकाकर्ता विजय नायर को इस केस में 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी जाती है। बाहर निकलने के दिन से 2 सप्ताह तक की अवधि होगी। नायर को नवंबर 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट में याचिका दायर करके 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दलील थी कि
ग्रेड 3 का बवासीर है। डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी है। अदालत ने 2 लाख के निजी मुचलके पर और इतनी ही राशि जमानत राशि का जमा कराने के लिए कहा। कोर्ट ने शर्त लगाई कि वो किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो सह आरोपी है, संदिग्ध या गवाह से मुलाकात या बातचीत नहीं करेगा, किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नायर के वकील रोबेका जॉन ने दलील दी कि ट्रायल से पहले लंबे समय से हिरासत में होने की वजह से आरोपी के स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है और इसकी वजह से उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा। उन्होंने कहा कि नायर को सर्जरी की जरूरत है जो हिरासत में नहीं हो सकती। वह मुंबई में सर्जरी कराना चाहते हैं क्योंकि वह वहीं के स्थायी निवासी हैं। ईडी ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा ये सर्जरी खतरे वाली नहीं, न्यायिक हिरासत में रहकर किसी रेफरल अस्पताल में कराई जा सकती है। दलील है कि जेल में नायर का पर्याप्त ध्यान रखा जा इलाज कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस केस के दूसरे आरोपी को अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। नवंबर 2022 में नायर को हिरासत में लिया गया और सीबीआई केस में नियमित जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी केस में हिरासत में है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लंबी लाइन लगी है जो फिलहाल खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। लोकसभा चुनावों के पहले से कांग्रेस में भगदड़ जारी है और इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में खलबली मचा दी। उन्होंने कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा दिया। दोनों पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हैं। मुरैना से पूर्व में विधायक रहे राकेश मावई और शिवपुरी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पारम सिंह रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। राकेश मावई और पारम सिंह रावत दिल्ली आए थे और सिंधिया से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों बीजेपी में शामिल हुए। राकेश मावई 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए थे और उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी। उनकी नाराजगी ग्वालियर में श्रीनिवास गुर्जर को स्थानीय चुनाव में टिकट देकर वापस लिए जाने के खिलाफ थी। राकेश मावई भी गुर्जर समाज से आते हैं, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था और कमलनाथ को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुरैना से दिनेश गुर्जर को टिकट मिल जाने पर एक बार फिर राकेश मावई पार्टी से नाराज हो गए। बाद में कांग्रेस ने मुरैना श्योपुर लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाकर खुश करने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी नाराजगी बरकरार रही। राकेश मावई ने साफ कह दिया कि वे और उनके समर्थक कांग्रेस का काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक डिबेट के दौरान कमलनाथ पर बीजेपी के साथ सांठगांठ को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता को नोटिस तो दे दिया, लेकिन उनके बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटें मिली थीं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और उनकी जगह जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की सियासत करवट लेने को तैयार है। जिस तरह से नीतीश कुमार की जेडीयू कार्यकारिणी ने ललन सिंह और उनके लोगों को किनारे लगा दिया, उसके बाद से संकेत साफ हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने को पूरी तरह से तैयार हैं। इंतजार सिर्फ शुभ मुहूर्त का नहीं बल्कि बीजेपी की शर्तों का भी है, जिसे वे फिलहाल पूरा नहीं करना चाहते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने ये शर्त रख दी है कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल भंग करना होगा और फिर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। विधानसभा में किसकी कितनी भी सीटें आए, सीएम बीजेपी का बनेगा। बदले में नीतीश कुमार बीजेपी से अपने लिए कई संवैधानिक पद चाहते हैं। कुछ दिनों पहले केसी त्यागी ने कहा था कि नीतीश कुमार देश का राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। बात इसी बिंदु पर अटकी हुई है। यही वजह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात भी बेअसर साबित हो रही है। नीतीश कुमार खामोश हैं। राजनीति में जब भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो सिर्फ संकेतों और अनुमानों पर खबर खड़ी होती है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जाने वाली सभी बाधाएं दूर कर ली हैं। जेडीयू को पुनर्गठित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नई कार्यकारिणी तक का गठन कर लिया है। खास बात यह कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को हटाए जाने के बाद अब उनकी गठित कार्यकारिणी भंग कर नई कमेटी बना दी गई है। वशिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई कमेटी में 22 लोग हैं। जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने और एनडीए में जाने के लिए नीतीश के सामने अब कोई बाधा नहीं है। जेडीयू ने एनडीए में वापसी के लिए 2 शर्तें रखी थीं।
बीजेपी ने एनडीए में जेडीयू को शामिल करने के लिए जो भी शर्तें रखी हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दें, लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हों। दूसरी शर्त यह कि जेडीयू को असेंबली और लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्व की भांति बराबर सीटें तो देगी, लेकिन जेडीयू को असेंबली में अधिक सीटें आई भी तो नीतीश की जगह सीएम भाजपा से बनेगा। नीतीश की रजामंदी इस पर मिल चुकी है, भाजपा तैयार है, यानी गेंद अब नीतीश कुमार के पाले में है। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि अब उनकी उम्र कितनी हो गई है और अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो पिछली बार की ही तरह लोकसभा में जेडीयू की जीत की गुंजाइश अधिक होगी, सीटें भी उन्हें मन माफिक मिल रही हैं। दूसरी बात, उनके दिमाग में ये हो सकता है कि जब 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद जेडीयू सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकता है, तो बीजेपी के साथ जाने पर अगर सीटें अधिक आ गई तो उन्हें बार्गेनिंग का मौका मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने पर उन्हें आखिर वक्त में भाजपा कोई संवैधानिक पद जरूर दे सकती है। वैसे भी नीतीश 2020 के विधानसभा चुनाव से ही कहते आ रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि अगर इंडी गठबंधन के दलों में जल्दी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर एक अलग मोर्चा आकर जगह इसकी ले लेगा और अब तक का सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। अब लगता है कि फारूक अब्दुल्ला की कही बातें सही साबित होने जा रही हैं। बंगाल से बिहार तक पेंच सीटों को लेकर फंसा हुआ है। ममता बनर्जी ने तो अपनी तरफ से सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। वजह ये कि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर दबाव की राजनीति का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का यही दबाव बिहार से लेकर यूपी तक जारी है। टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष का कहना है कि कांग्रेस की स्टेट यूनिट यहां टीएमसी पर हमला कर रही है और बीजेपी को ऑक्सीजन दे रही है। ये नहीं चलेगा, इसलिए हम सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को जमीनी हकीकत के आधार पर सीट बंटवारे पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लेंगी। घोष ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकारी एक ट्वीट करते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं। उन्होंने 1 साल पहले का इलेक्ट्रिसिटी का नोटिफिकेशन शेयर किया। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। दिल्ली और पंजाब में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे के पेच में फंसे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच खींचतान जारी है। इसके अलावा बिहार में भी जेडीयू 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। जेडीयू ने वामपंथी दलों और कांग्रेस को आरजेडी से बात करने की सलाह दी है। यूपी में कांग्रेस के दबाव से परेशान होकर अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ डील फाइनल कर ली है। कांग्रेस जिस राह पर चल रही है, संभावना है कि ममता बनर्जी अलग रास्ता चुन लें। माना जा रहा है कि ऐसा हुआ तो कई दल ममता बनर्जी का रास्ता अख्तियार कर लेंगे और इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। मणिपुर से महाराष्ट्र तक की इस यात्रा में वे लोगों को न्याय दिलवाने निकले हैं। उनका मानना है कि देश के लोग न्याय से वंचित हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी दूसरों के न्याय पाने में सबसे बड़े बाधक हैं। इतना ही नहीं, वे अदालतों की भी नहीं सुनते। इसी वजह से राहुल गांधी को एक अदालत ने राहुल गांधी को जुर्माना लगा दिया। राहुल गांधी जुर्माने की रकम महज 500 है, लेकिन इससे जुर्माने का संदेश काफी बड़ा है। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया गया है जो कांग्रेस की तरफ से स्वघोषित पीएम का उम्मीदवार है और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रह चुके हैं। ठाणे की एक अदालत ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम जोड़ने पर संगठन के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि मामले में लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए कांग्रेस सांसद पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। लिखित बयान दाखिल करने में राहुल गांधी की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी और उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था। अधिवक्ता नारायण अय्यर ने दलील दी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं और एक सांसद होने के नाते उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बयान दाखिल करने में देरी हुई। अय्यर ने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने माफी के अनुरोध को मान लिया है और लिखित बयान स्वीकार कर लिया है, लेकिन 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेर ने दायर किया था। मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई की भिवंडी कोर्ट में भी मानहानि का मामला दर्ज हुआ था।
जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने ठुकरा दिया। इससे न सिर्फ कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जाने लगे, बल्कि अयोध्या जाने की जगह दिल्ली में भजन कर रहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी बड़ा बवाल हो गया है। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होना है। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और पूरा देश राममय हो गया है। इस अवसर पर हजारों VVIPs अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन इंडी गठबंधन इस अवसर पर भी सियासत करने लगी, जिसका परिणाम भी उन्हें अभी से दिखने लगा है। अयोध्या जाने से इनकार करने के बाद अरविंद केजरीवाल को उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक तरह से चुनौती ही दे डाली है कि जो कार्रवाई करना चाहो कर लो, पर मैं तो अयोध्या जाऊंगा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने राम मंदिर को लेकर राजनीति न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, यह सौभाग्य की बात है कि वर्तमान पीढ़ी में राम मंदिर बन रहा है और इस मंदिर में सबको आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए। गुजरात के कांग्रेस विधायक CJ चावड़ा ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से दुखी होकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, कौन क्या कहता है ये अलग बात है, सही बात यह है कि ये जो मंदिर धाम बनने जा रहा है, ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमें वहाँ जाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए या न जाए, मैं तो जाऊँगा और जो मेरी भगवान में आस्था है वो मेरा यकीन है, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि कोई पार्टी जाए न जाए, मेरा अपना ये स्टैंड है कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ और वहाँ ज़रूर जाऊँगा। कांग्रेस को जाना है तो जाए, नहीं जाना तो न जाए, जो करना है करे। अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना हरभजन सिंह ने कहा कि मेरे जाने से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उन्हें जो करना है करें। मेरा मानना है कि मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ, मैं आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचूंगा। हरभजन सिंह के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के अकेले नेता नहीं हैं, जो पार्टी के अंदर कई दूसरे नेता और विधायक भी हैं। अयोध्या जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के स्टैंड से नाराज हैं। उनका गुस्सा कभी भी फूट सकता है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के सांसद का विचार नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कई लोग हैं जो लाइन से हटकर हिस्सा लेना चाह रहे हैं कार्यक्रम में। इनमें प्रमुख नाम हिमाचल के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का है। गुजरात वरिष्ठ कांग्रेस नेता CJ चावड़ा पार्टी के निर्णय के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष भी कांग्रेस के फैसले से विरोध जता चुके हैं।